हेलो एवरीवन, मैं हिमांशी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के कुछ विशेष क्वेश्चन को। अगर आप परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की यहाँ इम्पोर्टेंट वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, बैट्रैकोस्पर्मम किस प्रकार की शैवाल है? हरी शैवाल है, लाल शैवाल, भूरी शैवाल है या नीला हरा शैवाल है? तो बैट्रैकोस्पर्मम एक लाल शैवाल है जो ताजे जल में शिला के ऊपर पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल शैवाल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैट्रैकोस्पर्मम का रंग बैंगनी या फिर नीला हरा क्यों प्रतीत होता है? ऑप्शन देख लीजिए, इसमें क्लोरोफिल अधिक मात्रा में होता है या इसमें फाइकोइरिथ्रिन की मात्रा कम होती है या इसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है या फिर इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो बैट्रैकोस्पर्मम जो कि एक लाल शैवाल है और ताजे जल में शिला के ऊपर पाई जाती है, इसमें फाइकोइरिथ्रिन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है जिसके कारण यहाँ बैंगनी या फिर नीले हरे रंग का प्रतीत होता है। ठीक है, भले ही यहाँ लाल शैवाल है लेकिन इसका कलर जो है फ्रेंड्स वो लाल ना होकर के बैंगनी या नीला हरा प्रतीत होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें फाइकोइरिथ्रिन की मात्रा कम होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्विया में परागकण किसके द्वारा होता है? पक्षियों द्वारा, जल द्वारा, कीटों के द्वारा या वायु द्वारा? तो साल्विया में परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है क्योंकि इसके फूल जो होते हैं वह मधुमक्खी और अन्य कीटों को आकर्षित करते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीला हेम्प का वानस्पतिक नाम क्या है? मूसा इंडिका या मूसा टेक्सटाइलिस या मूसा पैरिसिडियाका या मूसा बाल्वेशियाना? तो देखिए, मनीला हेम्प का जो बॉटनिकल नेम है मूसा टेक्सटाइलिस है। यहाँ मनीला हेम्प जो है म्यूजेसी कुल का पादप है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीला हेम्प के किस भाग से रेशा प्राप्त किया जाता है? जड़ से, तने से या आच्छादित पर्णाधार से या बीज से? तो मनीला हेम्प के आच्छादित जो पर्णाधार होते हैं उससे रेशा प्राप्त होता है जिससे कि रस्सियाँ, कागज़ और लिफाफे वगैरह बनाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, फेशियोला हेपेटिका किस प्रकार का जीव है? एक पोषदीय है यानी मोनोजेनेटिक है या फिर डाइजेनेटिक है या फिर मुक्त जीवी है या मृत जीवी है? तो देखिए, फेशियोला हेपेटिका एक द्विपोषदीय परजीवी है जिसका जीवन चक्र 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। एक प्राइमरी होस्ट होता है इसका भेड़ और सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट बोल सकते हैं घोंगा होता है। ठीक है, स्नेल जिसे कहा जाता है। तो फेशियोला हेपेटिका किस प्रकार का जीव है? आंसर होगा द्विपोषदीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेशियोला हेपेटिका का प्राथमिक पोषक कौन सा है? मछली, भेड़, गाय या घोंगा? तो देखिए, फेशियोला हेपेटिका मैंने अभी बताया भी था फ्रेंड्स, इसका यहाँ द्विपोषदीय क्या है? परजीवी है और इसका जीवन चक्र 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। प्राइमरी होस्ट क्या बताया था? भेड़ होता है। ठीक है, भेड़ फेशियोला हेपेटिका का प्राथमिक पोषक होता है और याद रखना है क्योंकि इसमें इसकी वयस्क अवस्था भी पाई जाती है। ठीक है, भेड़ में फेशियोला हेपेटिका की वयस्क अवस्था पाई जाती है और यहाँ इसका प्राइमरी होस्ट होता है और सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा होता है? घोंगा होता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा भेड़ इसका प्राइमरी होस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में कौन सा लार्वा पाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, ट्रोकोफोर लार्वा, प्लूटस लार्वा, नेपुलियस लार्वा या सिफोनोफोर लार्वा? तो इकाइनोडर्मेटा संघ के विभिन्न वर्गों में बाइपिनेरिया, ऑफियोप्लूटस, प्लूटस, डोलियोलेरिया और एकाइनोप्लूटस जैसे लार्वा पाए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब विभिन्न लार्वा पाए जाते हैं विभिन्न वर्गों में। तो आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से इनमें जो करेक्ट आंसर है वह है प्लूटस लार्वा पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों की अंश मेखला यानी पेक्टोरियल गर्डल जो है किन हड्डियों से मिलकर बनी होती है? स्केपुला और क्लेविकल, ह्यूमरस और रेडियस, फेमर या टिबिया और स्टर्नम और कार्पल। तो देखिए स्तनधारियों की अंश मेखला जो होती है वह स्केपुला यानी अंश फलक हिंदी में इसे कहते हैं, और क्लेविकल अर्थात हंसली इसे हिंदी में कहा जाता है। इन दो हड्डियों से मिलकर बनी होती है। स्तनधारियों की अंश मेखला स्केपुला और क्लेविकल नामक दो हड्डियों से मिलकर बनी होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केपुला किस आकार की हड्डी होती है? लंबी और पतली होती है या फिर त्रिकोणीय और चपटी होती है? सी ऑप्शन है वृत्ताकार और मोटी होती है, और डी ऑप्शन है आयताकार और कठोर होती है। तो स्केपुला एक बड़ी चपटी और त्रिकोणीय हड्डी होती है। यह कंधे के नौध पर स्थित होती है। ठीक है, आंसर होगा किस आकार की हड्डी होती है? त्रिकोणीय और चपटी होती है। और वही क्वेश्चन पूछा जाए क्लेविकल अर्थात हंसली का आकार कैसे होता है? सी के आकार का, एस के आकार का, ओ के आकार का या वी आकार का? तो क्लेविकल अर्थात हंसली का जो आकार होता है यह एस के समान होता है और यह लंबी और पतली हड्डी होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लेविकल का आकार एस के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेविकल हड्डी शरीर में कहाँ स्थित होती है? स्टर्नम के नीचे या पहली पसली के ऊपर या कशेरुकदंड के समीप या श्रोणि क्षेत्र में? तो क्लेविकल हड्डी शरीर में पहली पसली के ऊपर उपस्थित होती है यानी कि सामने की ओर स्थित होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों से निम्नलिखित में से कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं? दाल, तेल, रेशे, उपरोक्त सभी। तो देखिए लेग्यूमिनेसी कुल यानी कि फेबेसी कुल भी कहा जाएगा, इसके पौधों से दाल, तेल और रेशे प्राप्त होते हैं। हालांकि यह कुल मुख्य रूप से दालों के उत्पादन के लिए माना जाता है, फिर भी इससे तेल भी प्राप्त होता है और रेशे भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत नहीं आता है? अरहर, मसूर, गेहूं या उड़द। तो देखिए दालों का कुल होता है लेग्यूमिनेसी कुल। अरहर, मसूर, उड़द ये तो आगे दालों के अंतर्गत। ठीक है, जैसे मूंग, मटर, चना ये सभी लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। यह दालों का कुल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन गेहूँ जो है फ्रेंड्स यह जो है ग्रास कुल यानी कि पोएसी बोलते हैं इसे। ठीक है, गेहूँ पोएसी अर्थात ग्रेमिनी कुल का पादप है और गेहूँ लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घासों में अत्यधिक पुनरुद्भवन अर्थात रीजनरेशन क्षमता क्यों पाई जाती है? ऑप्शन है इनमें जड़ें गहरी होती है, बी ऑप्शन है इनमें अत्यधिक संक्रिय अंतर्विष्ट विभजोतक पाया जाता है, सी ऑप्शन है इनकी पत्तियां बड़ी होती है और डी ऑप्शन है इनमें जल की अधिक मात्रा होती है। तो घासों में अत्यधिक पुनरुद्भवन की क्षमता इसलिए ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि क्या होता है इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम यानी अंतर्विष्ट विभजोतक जो होता है वह पाया जाता है, बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। इसी कारण से तो इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता ज़्यादा होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण घासों में पाया जाता है? उच्च प्रोटीन की मात्रा या राइजोमेट्स की वृद्धि या फिर बड़े आकार के बीज या पर्णहरित की कमी। तो घास जो होती है घास कुल जो होते हैं उनमें राइजोमेट्स वृद्धि पाई जाती है जिसके कारण उनमें अत्यधिक सक्रिय अंतर्विष्ट विभजोतक पाए जाते हैं यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उनमें क्या होती है राइजोमेट्स वृद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैप्टिफॉर्म लार्वा किस जीव के जीवन चक्र में पाया जाता है? प्लाज्मोडियम, एस्केरिस, फाइलेरिया, टीनिया। तो रैप्टिफॉर्म जो लार्वा है वह एस्केरिस जिसे हम गोल कृमि भी कहते हैं इसके जीवन चक्र में बनता है जो कि संक्रमण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा रैप्टिफॉर्म लार्वा एस्केरिस के जीवन चक्र में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो वो भी विस्तार सहित मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह आज की वीडियो कैसी लगी और आगे की वीडियो के लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।